नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 10 क्षितिज भाग 2 का पाठ 7 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है छाया मत छूना और इसके कवि हैं गिरजा कुमार माथुर। तो पाठ को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कवि के जीवन परिचय को। तो चलिए शुरू करते हैं। गिरजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ। तो गिरजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ? 1918 में हुआ। कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ। और मध्य प्रदेश में भी कौन से गांव में? तो गुना। प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के बाद उन्होंने एमए अंग्रेजी व एलएलबी की उपाधि लखनऊ से अर्जित की। तो बता रहे हैं कि प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? तो झांसी उत्तर प्रदेश से प्राप्त की। उसके बाद एमए इन्होंने कौन सी भाषा में की? अंग्रेजी भाषा में। एलएलबी की उपाधि कहाँ से प्राप्त की? तो लखनऊ से। शुरू में कुछ समय तक वकालत की, मतलब इन्होंने शुरुआत में क्या की? वकालत की। बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत हुए और बाद में इन्होंने कौन सा कार्य किया? तो आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्य किया। उनका निधन सन 1994 में हुआ। इनकी मृत्यु कब हुई? तो 1994 में हुई। कवि की रचना का परिचय, मतलब कवि की जो रचनाएं हैं उनका परिचय। गिरजा कुमार माथुर की प्रमुख रचनाएं हैं नाश और निर्माण, मतलब कोई चीज का हनन होना, नाश नष्ट होना, और निर्माण अर्थात सृजन होना। धूप के धान, जब धूप में धान निकल जाती है तो वो धूप में ही पकती, तो यहाँ इस नाम से दिया है धूप के धान। शिला पंख चमकीले, शिला के पंख कैसे हैं? चमकीले। भीतरी नदी की यात्रा, ये काव्य संग्रह हैं। आगे है जन्म कैद। जन्म कैद एक नाटक है इनका। नई कविता सीमाएं और संभावनाएं, ये आलोचना है इनकी, आलोचना परक रचना। नई कविता के कवि गिरजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। और इनकी कविता किस प्रकार की है? नई कविता के ये कवि हैं। और गिरजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज के कवि ही माने जाते हैं। वे विषय की मौलिकता के पक्षधर तो हैं, परंतु शिल्प की विलक्षणता को नजरअंदाज करके नहीं, चित्र को अधिक स्पष्ट करने के लिए वे वातावरण के रंगों को भरते हैं। आगे बता रहे हैं कि ये वे विषय की मौलिकता के पक्षधर, मतलब विषय में नवीनता को रखते हैं, परंतु शिल्प की विलक्षणता को भी नजरअंदाज नहीं करते। उसमें भी वो क्या है? अपनी पकड़ बनाए रखते हैं। और चित्र को अधिक स्पष्ट करने के लिए वे क्या करते? वातावरण के रंग को उसमें भर देते हैं। वे मुक्त छंद में ध्वनि साम्य के प्रयोग के कारण तुक के बिना भी कविता में संगीतात्मकता संभव कर सकते हैं। इसमें वैसे कविता में देखा जाती है तो कविता कैसी होती है? तुकांत होती है। तो ये मुक्त छंद में ध्वनि साम्य के प्रयोग के कारण क्या करते हैं? बिना तुक के ही कविता में भी संगीतात्मकता ला देते हैं। भाषा के दो रंग उनकी कविताओं में मौजूद है। भाषा के दो रंग इनकी कविताओं में क्या है? उपस्थित है। वे जहाँ रोमानी कविताओं में छोटी छोटी ध्वनि वाले बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहीं क्लासिक मिजाज की कविताओं में लंबी और गंभीर ध्वनि वाले शब्दों को तरहीज देते हैं। आगे बता रहे हैं कि ये क्या करते हैं? रोमानी कविताओं में छोटी छोटी जो ध्वनि होती है उनके बोलचाल के शब्दों का तो प्रयोग करते ही हैं, और वहीं जो क्लासिक मिजाज की बड़ी बड़ी कविताएं होती हैं, लंबी गंभीर, उनमें भी क्या करते हैं? तरहीज देते हैं। अब यहाँ पर कविता है छाया मत छूना। तो यहाँ पे कवि ने जो कविता का शीर्षक दिया है छाया मत छूना, कविता का सारांश देखेंगे। आखिर इसमें सार में बताया क्या गया है, तो उसी के अंश को यहाँ देखते हैं। कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है। तो यहाँ पर कवि अपने भावों को प्रकट करते हुए कहता है कि जो कविता है उसमें दोनों ही चीज़ समाहित होती, सुख भी होता है और दुख भी होता है। दोनों की अभिव्यक्ति यहाँ पर उन्होंने की है। विगत के सुख को याद कर वर्तमान के दुख को और गहरा करना तर्क संगत नहीं है। हम क्या करते हैं?
पहले की जो बीती हुई बातें होती हैं उन बातों को याद करके हमारा जो वर्तमान है उसको हम क्या कर सकते हैं और दुखीमय और गहरा कर सकते हैं। तो हमें ये नहीं करना चाहिए। कवि के शब्दों में इससे दुख दूना होता है। यदि हम ऐसा करते हैं, पुरानी चीज़ तो बीत गई और हम वर्तमान में पुरानी बातों को लाते हैं, तो इससे हमारा जो दुख होता है वह दुगना हो जाता है। विगत की सुखद काल्पनिकता से चिपके रहकर वर्तमान से पलायन की अपेक्षा कठिन यथार्थ से रूबरू होना ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हम कई बार क्या करते हैं, वर्तमान की जो पलायन की अपेक्षा, मतलब पलायन का मतलब होता भागना, कठिन यथार्थ से रूबरू होना ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। मतलब जो वर्तमान में घट रहा है हमें उसका क्या करना चाहिए, सामना करना चाहिए, ना कि उसको देख करके भाग जाना चाहिए। कविता अतीत की स्मृतियों को भूल वर्तमान का सामना कर भविष्य का वर्णन करने का संदेश देती है। और जो ये कविता है वह अतीत की स्मृतियों को, यादों को भूलकर वर्तमान का जो सामना करने का हमें क्या करती है, हौसला देती है, संदेश देती है, शिक्षा देती है। वह यह बताती है कि जीवन के सत्य को छोड़कर उसकी छायाओं से भ्रमित रहना जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर रहना है। और कवि यहाँ पर संदेश के माध्यम में बताते हैं कि जीवन के जो सत्य को छोड़कर के हम यदि उसकी छायाओं के पीछे भागते हैं तो ये क्या है, उससे भ्रमित होकर वास्तविकता से दूर रहना ही है। कविता में रोमानी भाव बोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। रोमानी कविताओं का जो भाव है वह यहाँ पर निकलता है। ये तो हो गया इसका सार। अब हम देखेंगे इसकी कविता को, आखिर कविता में क्या बताया है कवि ने। छाया मत छूना, छाया मत छूना, मन होगा दुखद दूना, जीवन में है सुरंग सुविधा, सुधिया सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली, मन भावनी, तन सुगंध रो शेष नहीं, बीत गई यामिनी, उन तल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर, जीवित क्षण छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना, यश है या ना वैभव है, मान है ना सम्मान, जितना ही दौड़ा तू उतना ही फरमाया, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना, दुविधा हत साहस है दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं, दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। आगे देखते हैं। जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे संदर्भ को, फिर देखेंगे प्रसंग को, उसके बाद व्याख्या या भावार्थ को। क्योंकि जब एग्जाम में आपके लिए पंक्तियाँ दी जाती हैं और उसमें लिखते हैं कि सा प्रसंग या संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए, तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले संदर्भ लिखना होता है, प्रसंग लिखना होता है, उसके बाद व्याख्या लिखनी होती है और व्याख्या के बाद हम विशेष भी डालते हैं। तो हम संदर्भ को देखते। प्रस्तुत कविता हमारी पठित पाठ्य पुस्तक क्षितिज के भाग 2 से ली गई है। तो प्रस्तुत कविता हमारी कहाँ से ली गई, क्षितिज के भाग 2 से ली गई है। इस कविता का शीर्षक है छाया मत छूना। इसके रचयिता या कवि गिरजा कुमार माथुर जी हैं। ये तो हो गया संदर्भ। प्रसंग में आखिर कवि इन पंक्तियों के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं उनको हम देखेंगे, या पूरी कविता में क्या बताना चाहते हैं उसको भी हम एक साथ भी ले सकते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने बताया है कि हमें अपने भूतकाल को पकड़कर नहीं रखना चाहिए, चाहे उसकी यादें कितनी ही सुहानी यादें रह जाती हैं। आंखों के सामने भूतकाल के कितने ही मोहक चित्र तैरने लगते हैं। प्रेयसी के साथ रात बिताने के बाद केवल उसके तन की सुगंध ही शेष रह जाती है। अब यहाँ पर
इसकी हम व्याख्या को देखेंगे। कोई भी सुहानी चांदनी रात बस बालों में लगे बेले के फूल की याद दिला सकती है। जीवन का हर क्षण किसी भूली छुअन की तरह रह जाता है, कुछ भी स्थायी नहीं रहते। यहाँ कवि कह रहे हैं कि कोई भी सुहानी चांदनी रात क्या है, बस रात जैसी ही रह जाती। कैसी? बेले की फूलों की याद बनकर जैसे उसकी याद दिलाती रहती है। और जीवन का हर क्षण हर पल भूल ली सी चुअन की तरह रह जाता है, कुछ भी स्थायी नहीं रहता, मतलब कुछ भी चीज़ स्थायी नहीं रहती। इसलिए हमें अपने भूतकाल को कभी भी पकड़ कर नहीं रखना चाहिए। इसलिए हमें क्या है, जो बीत चुका है उसको पकड़ कर, भूत का मतलब होता है जो बीत चुका है, उस काल को पकड़ कर नहीं रखना चाहिए। यश या वैभव या पीछे की जमा पूंजी कुछ भी बाकी नहीं रहता है, मतलब चाहे पैसा हो, प्रसिद्धि हो, ये जो जमा पूंजी होती है कुछ भी हमारे पास बचा हुआ नहीं रहता है। आप जितना ही दौड़ेंगे उतना ज़्यादा भूल भुलैया में खो जाएंगे, और आप जितने ही भूत की या बीते हुए समय के पीछे दौड़ेंगे उतनी ही वो क्या भूल भुलैया की तरह तुम्हारा जो समय है उसको बर्बाद कर दे जाए, भूल भुलैया की तरह खो जाएंगे। क्योंकि भूतकाल में बहुत कुछ घटित हो चुका है होता है। अपने भूतकाल की कीर्तियों पर किसी बड़कपन का एहसास किसी मृग मरीचिका की तरह है। मतलब यहाँ पर कितना अच्छा उदाहरण दिया है कवि ने कि भूतकाल बहुत कुछ क्या है, घटित हो चुका होता है। ये सही बात है कि भूतकाल में हम जो कुछ करके आए होता है वो घट चुका होता है, और अपने भूतकाल की प्रसिद्धि के लिए हम बड़कपन का एहसास भी मृचिका की तरह है, मतलब जो हिरण है, मृगमरीचिका का मतलब यहाँ पे हिरण से है, की तरह है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर चांद के पीछे एक काली रात छिपी होती है। हमें इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि यदि मान लो आज प्रकाश ज़्यादा है तो कल अंधेरा होगा, और कल अंधेरा ज़्यादा था क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा दो पक्ष होते हैं। अमावस्या में क्या होती है, रात काली होती है, और शुक्ल पक्ष अर्थात पूर्णिमा में जो रात होती है वह कैसी होती है, सफ़ेद होती है, उसका चांद पूरा दिखता है। और कृष्ण पक्ष में अर्थात अमावस्या में चांद दिखाई नहीं देता। इसलिए भूतकाल को भूलकर हमें अपने वर्तमान की ओर ध्यान देना चाहिए। इसलिए हमें भूतकाल को भुला करके जो वर्तमान हमारा चल रहा है उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हिम्मत होने के बावजूद आदमी दुविधा में पड़ जाता है, और कई बार हमारे पास हिम्मत होती, सब कुछ होती, उसके बाद भी हम क्या होते हैं, दुविधाग्रस्त हो जाते हैं। उसे सही रास्ता नहीं दिखता, और व्यक्ति को क्या है, कोई सही रास्ता दिखाई भी नहीं देता है। कई बार आपका शरीर तो स्वस्थ रहता है लेकिन मन के अंदर हजारों दुख भरे होते हैं। और बताते हैं कई बार आपका शरीर तो खूब स्वस्थ दिखेगा, अच्छा हष्ट पुष्ट है, तंदुरुस्त है, परंतु आपका जो मन होता है ना, वो हजारों दुखों को अपने में समाहित किए हुए होता है। कई लोग छोटी या बड़ी बातों पर दुखी हो जाते, मतलब छोटी सी बात रहती है उससे भी दुखी हो जाते। कई लोगों के ऊपर क्या बहुत बड़ी बात होती है उससे दुखी हो जाते हैं। जैसे कि सर्दियों की रात में चांद नहीं दिखने पर यह उसी तरह है जैसे कि पास तो हो गए लेकिन 90% मार्क नहीं आए या मार्क्स नहीं आए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे उदाहरण दिया है, जैसे मतलब उदाहरण दिया है कवि ने कि सर्दियों की रात में चांद नहीं दिखाई देता, ये सही है। यह उसी तरह है जैसे मान लो आप पास तो होगा परंतु आपके क्या है 90% नंबर नहीं आए। कई बार लोग उचित समय पर कुछ प्राप्त नहीं कर पाने की वजह से दुखी रहते हैं, मतलब समय पर जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं मिलती, उससे भी क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन जो ना मिले उसे भूल जाना ही बेहतर होता है। भूतकाल को छोड़कर हमें अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए और एक सुनहरे भविष्य के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। तो ये सही है कि हमें अपने भूतकाल को भूल करके वर्तमान में, क्योंकि वर्तमान सुधर जाएगा तो हमारा भविष्य तो सुधरा ही रहेगा, और भूत की बातों को हम याद करेंगे तो हम वर्तमान के समय को भी बर्बाद करेंगे। मतलब जो हम अच्छा हासिल कर सकते थे
उसको हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भूत की बातों में बीते रहेंगे, भविष्य में उलझे रहेंगे, तो वर्तमान हमारा निकलता जाएगा। तो ना तो भूत अच्छा था, ना वर्तमान अच्छा रहेगा, और ना ही भविष्य अच्छा रहेगा। इसलिए हमें हमेशा वर्तमान काल में ही जीना चाहिए। आइए अब देखते हैं प्रश्न अभ्यास से पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है? जो कठिन यथार्थ है उसके पूजन की बात आखिर कवि ने क्यों की है, तो ये हमें यहाँ पर बताना है। तो हम सबसे पहले इसके उत्तर को बताते हैं। देखिए, कवि ने यथार्थ की पूजन की बात इसलिए कही है क्योंकि यथार्थ ही जीवन की सच्चाई है। मतलब जो वर्तमान है वही क्या है, जीवन की सच्चाई है। बीते समय की सुखद यादों में खोए रहने से वर्तमान का यथार्थ अच्छा नहीं बन पाता। मतलब यथार्थ समय अच्छा नहीं हो पाता है। वर्तमान में हमारे सामने जो भी परिस्थितियां हैं उन्हें ना स्वीकारना, उनसे पलायन करना अर्थात भागना कायरता के लक्षण हैं। क्योंकि कायर व्यक्ति ही युद्ध में से भागते हैं, वीर तो अंतिम सांस तक लड़ता ही रहता है। हमें कठिन यथार्थ का साहस से सामना करना चाहिए तथा उन पर विजय पाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इससे भविष्य को सुंदर और सुखमय बनाने का हौसला मिलता है। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। यहाँ पर भाव यह है कि प्रभुता का शरण बिंब अर्थात बड़कपन का एहसास एक छलावा या भ्रम मात्र है जो मृगमृचिका के समान है। जिस प्रकार हिरन रेगिस्तान की रेत की चमक को पानी समझकर उसके पास भाग कर जाता है, परंतु पानी ना पाकर निराश हो जाता है, इसी बीच वह अन्यत्र ऐसी ही चमक को पानी समझकर भागता फिरता है। इसी प्रकार मनुष्य के लिए यह बड़कपन का भाव एक छल बनकर रह जाता है। मनुष्य को याद रखना चाहिए कि चांदनी रात के पीछे अमावस्या अर्थात सुख के पीछे दुख छिपा रहता है। मनुष्य को सुख दुख दोनों को अपनाने के लिए तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। तो पूरे में ही बताया है कि हम क्या है, बड़कपन के एहसास को समझ करके उसके ही पीछे भागते रहते। कैसे, तो उदाहरण दिया, जैसे हिरण होती है वह क्या है, रेत को पानी समझ के, जहाँ रेत चमकती है धूप में तो उसको पानी समझती है और पीने के लिए उसके पीछे भागती है। ऐसे ही हम क्या है, बड़कपन के एहसास के लिए घूमते रहते, भागते रहते हैं। फिर हम उसको पानी नहीं मिलता है हिरण को तो वो कैसी हो जाती है, निराश हो जाती है। ऐसे ही हमें जो बड़कपन का एहसास होता है और वो पे ज्यों का त्यों नहीं मिलता तो हम भी कैसे हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि अब तो हमारा अस्तित्व ही नहीं बचा है। फिर मनुष्य को क्या याद रखना चाहिए, तो कवि ने बताया कि चांदनी रात के पीछे अमावस्या है अर्थात सुख के पीछे दुख छिपा रहता है। मनुष्य को इस बात को याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है? तो छाया शब्द का प्रयोग कवि ने बीते समय की सुखद यादों के लिए किया है। ये यादें हमारे मन में उमड़ती घुमड़ती रहती हैं। कवि इन्हें छूने से इसलिए मना करना चाहता है क्योंकि इन यादों से हमारा दुख कम नहीं होता, इसके विपरीत और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हमें उन्हीं सुखद यादों की कल्पना में अपना वर्तमान खराब नहीं करना चाहिए, जो कि हम कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, कविता में विशेषण के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ता है, जैसे कठिन यथार्थ। कविता में ऐसे अन्य उदाहरण छांट कर लिखिए और यह भी लिखिए कि इससे शब्दों के अर्थ में क्या विशिष्टता पैदा हुई है। तो विशेषण तो आप जानते हैं, जो संज्ञा की विशेषता को बतलाते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो कविता में आए विशेषण युक्त कुछ शब्द और अनेक अर्थ
में विशिष्टता, मतलब दूसरे अर्थों में हम उनकी वैशिष्ट्य को कैसे समझ सकते हैं। जैसे सुरंग, सुधिया, सुहावनी, तो सुधिया के लिए प्रयुक्त विशेषण सुरंग, सुहावनी लिया गया। सुधिया क्या हो गई, यहाँ पर संज्ञा हो गई, और सुरंग और सुहावनी इसके विशेषण हो गए, जो कि संज्ञा की विशेषता को बतला रहे हैं। इनके प्रयोग से यादें अधिक मनोहारिणी बन जाती हैं, मन को हरने वाली। जीवित क्षण, क्षण के लिए प्रयुक्त जीवित विशेषण है। इसके प्रयोग से बीते हुए पलों की यादें सजीव हो उठती हैं। अगला है दुविधा हत साहस। साहस के लिए दुविधा हत विशेषण का प्रयोग किया गया है। इनके प्रयोग से साहस से कुंठित होने का भाव प्रकट होता है। दुख दूना, दुख के लिए दूना विशेषण का प्रयोग किया गया है। दुख की मात्रा को दुगना बताने का भाव यहाँ पर है। एक रात कृष्णा, रात के लिए एक और कृष्ण विशेषण का प्रयोग किया है, कृष्णा। तो रात की कालिमा की गहनता की अभिव्यक्ति के लिए कृष्णा शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है मृग तृष्णा किसे कहते हैं, कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। तो मई जून महीने की चिलचिलाती गर्मी में रेगिस्तान में दूर से चमकती रेत पानी का भ्रम पैदा करती है। गर्मी में प्यास से बेहाल मृग उसी चमक को पानी समझकर उसके पास दौड़कर जाता है और निराश होता है। वहाँ से उसे कुछ दूर पर यही चमक फिर पानी का भ्रम पैदा करती है और वह रेगिस्तान में इधर उधर भटकता फिरता है। इस कविता में इसका प्रयोग बड़प्पन के एहसास के लिए किया गया। किसके लिए किया गया, बड़प्पन के एहसास के लिए, जिसके पीछे मनुष्य आजीवन भागता फिरता है। और मनुष्य क्या करता है, इस बड़प्पन के पीछे इधर से उधर भागता फिरता रहता है। तो इस कारण से मृग तृष्णा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले, यह भाव कविता की किस पंक्ति में झलकता है। तो बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले का भाव कविता की निम्न पंक्तियों में व्यक्त हुआ है या झलकता है। जो न मिला भूल उसे कर भविष्य का वर्ण, मतलब जो नहीं मिला उसको भूल जा और भविष्य का वर्ण कर। अगला प्रश्न है कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए, मतलब कविता में कौन कौन से दुख के कारण हैं उनको हमें बताना है। छाया मत छूना कविता में दुख के कई कारण बताए गए हैं, जैसे बीते सुखमय दिनों की यादें जिनकी याद हमें वर्तमान में दुखी बनाती हैं। हम क्या, जो हमारे साथ सुखद घटनाएं पहले घटी होती हैं, हम उनको याद करके वर्तमान को क्या करते हैं, दुखी बना लेते हैं। बीते समय की असफलता जिनकी याद कर हम दुखी होते हैं, मतलब बीते समय हमें जो असफलता मिलती है उस असफलता को ही हम याद करके अपने वर्तमान को दुखी बनाते हैं। धन, यश और बड़प्पन की चाहत जिसे पाने के लिए मनुष्य यहाँ वहाँ भटकता रहता है और बड़प्पन के कारण भी मनुष्य क्या करता है, इधर उधर घूमता रहता है। वर्तमान के कठिन यथार्थ को न स्वीकार कर पाने और उनसे पलायन की प्रवृत्ति से भी मनुष्य दुखी होता है, मतलब वर्तमान में जो है उसको स्वीकार नहीं करता और वहाँ से भाग जाता है और उससे मनुष्य क्या होता है, दुखी होता है। उचित अवसर पर सफलता न मिलने पर भी मनुष्य दुखी होता है, मतलब जिस समय पर सफलता मिलनी चाहिए उस समय पर नहीं मिलती है तो मनुष्य कैसा हो जाता है, दुखी हो जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे रचना और अभिव्यक्ति से। जीवन में है सुरंग, सुधियाँ, सुहावनी से कवि का अभिप्राय जीवन की मधुर स्मृतियों से है। आपने अपने जीवन की कौन कौन सी स्मृतियाँ संजो रखी है। तो मैंने अपने जीवन की सुरंग सुधियों को संजो कर रखा है। मेरे पिताजी कि वो बात मुझे आज भी अच्छे से याद है। जब मैं एक बार बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी तो मेरे पिताजी सेम जैसे श्री कृष्ण को उनके बाबा छोड़ने के लिए जाते हैं, ऐसे ही मेरे पिताजी मेरे कान में दर्द होने के कारण मुझे ऐसे ही पानी में गिरते हुए और इतना कीचड़ अपने कंधों पर बिठाकर एक छोटे से गांव से मुझे शहर की ओर ले जाते हैं। इतने पानी गिरने पर भी मेरे पिताजी मुझे ढक करके और खुद
कंधे तक पानी होने से कीचड़ होने के बावजूद भी मुझे ले जाते हैं और मेरा इलाज करवाते हैं। तो ये जो बात है वह मुझे आज भी मधुर स्मृति के रूप में याद है। अगला है, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। कवि का मानना है कि समय बीत जाने पर भी उपलब्धि मनुष्य को आनंद देती है। क्या आप ऐसा मानते हैं? तर्क सहित लिखिए। कवि भले ही ऐसा मानता हो कि समय बीत जाने पर उपलब्धि मनुष्य को आनंद देती है, परंतु समय पर मिलने वाली उपलब्धि का आनंद कुछ और ही होता है। मतलब समय पर कोई चीज़ प्राप्त हो जाए तो उसका आनंद और ही कुछ होता है। यदि परिश्रम के तुरंत बाद सफलता और दिन भर के परिश्रम के बाद मजदूरी नहीं मिलती है तो मन में निराशा जन्मती ही है, और ये स्वाभाविक भी है उत्पन्न होना है। इसके विपरीत समय पर मिलने वाली सफलता से मन उत्साहित होता है। मतलब हमने जब चाहा और हमें वो चीज़ मिल जाती है तो उसका उत्साह दोगुना हो जाता है। इससे भविष्य के प्रति आशावादी दृष्टिकोण विकसित भी होता है। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।